आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। यह उस दिन की बात है जब मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला था और फटाफट से बड़ा डर रहा था, विशेष रूप से इसलिए कि मैं हैमल ने कहा था कि मैं उसे पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। क्षण भर के लिए मैंने स्कूल से भागकर बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। कैसा अच्छा दिन और चमकीला दिन लग रहा था। जंगल के बाहर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मिल के पीछे खुले मैदान में पर्शियन सैनिक परेड कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल के नियमों के कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे प्रतिरोध की क्षमता भी थी और मैं जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तब नोटिस बोर्ड पे काफ़ी भीड़ लगी थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। युद्ध में पराजय, सूखा, कमांडिंग ऑफिसर की आज्ञाएं और बिना रुके मैंने सोचा। फिर मैं तेजी से जाता हुआ उस लाहौर के पास से गुजरा जो अपने चेलों के साथ समाचार पढ़ रहा था। वह मेरे पीछे से बोला, बब इतने तेज मत जाओ, तुम स्कूल कॉफी वक्त से पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैं हाफता हुआ एम हैमल के पीछे बगीचे में पहुंचा। प्राय स्कूल के आरंभ होने के समय बड़ा शोर होता था जिसे बाहर से सड़क पर सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना और बंद होना बेहतर समझने के लिए अपने हाथों को अपने कान पर रखकर ऊंचे स्वर में पाठ दोहराएं और अध्यापक के बड़े रूलर का बार बार मेज पर बजना। अब सब कुछ ऐसा शांत था। मुझे आशा थी कि शोर के बीच किसी भी की नज़र में आए बिना मैं अपनी डेस्क से पहुंच जाऊंगा, पर उस दिन वाकई चारों तरफ ऐसी शांति थी मानो रविवार की सुबह हो। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे दोस्त जो थे पहले से ही अपने स्थानों पर पहुंच चुके थे और मिस्टर हैमल अपने लोहे की भयंकर रूलर को बगल में दबाए इधर उधर चल रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने से अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ शर्मिंदा महसूस कर रहा था, परंतु कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और बड़ी कृपा के साथ कहा, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर पहुंच जाओ, हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने जा रहे थे। बेंच के ऊपर से कूदकर मैंने अपनी डेस्क पर बैठ गया। जब तक अपने डर पर मैं कुछ काबू न कर पाया, मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालदार कमीज और पूरी तरह कढ़ाई किए हुए अपनी छोटी रेशमी टोपी पहन रखी थी, जिसे वह केवल इंस्पेक्शन और पुरस्कार के दिन सिवाय कभी नहीं पहना करता था। इसके अलावा सारा स्कूल ही इतना अलग और गंभीर लग रहा था, परंतु जिस बात ने मुझे सबसे अधिक हैरान किया था वह कि सदा खाली पड़ी रहने वाली पिछली बेंचों पर ग्राम के लोग बैठे थे जो हमारी तरह शांत थे। अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा हसर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अलावा अन्य व्यक्ति उदास लग रहा था और बूढ़ा हांसर एक पुरानी प्राइमर लेकर आया। उसके किनारे मुड़े हुए थे और इसने अपने घुटने पर खोल रखा था। उसका बड़े चश्मे पेजों के बीच में पड़ा था। जब मैं इस सब के बारे में विस्मित हो रहा था, एम हैमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गया और उसी गंभीर और शांत स्वर में जो उसने मुझे बात करते हुए अपनाया था, बोला, मेरे बच्चों, यह मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाने वाला आखिरी पाठ होगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सैक और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आ रहा है। यह तुम्हारी फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें। कैसे चौंकाने वाले अनपेक्षित शब्द थे मेरे लिए। ओह अभागे लोग, तो यह था जो उन्हें टाउन हॉल पर लगाया था। मेरे अंतिम फ्रेंच का पाठ, अरे मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आया था। अब मैं
आगे बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। फिर मुझे नहीं रुकना होगा। ओह, मुझे कितना दुख हो रहा था कि पंछियों के अंडे खोजने या सार पर फिसलने के लिए मैं अपने पाठ छोड़कर चला जाता था। मेरी पुस्तकें जो अभी कुछ देर पहले ही बकवास नजर आ रही थी, उन्हें उठाकर चलना कैसा बोझ लगता था। अब वे ही ग्रामर और शब्दों का इतिहास मुझे ऐसे पुराने मित्र लग रहे थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और यह सोचकर कि वह अब जा रहा था और अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। हैमल के रूलर और उसकी विचित्रता को भूल गया बेचारा। तो इस अंतिम पाठ के सम्मान में आज उसने रविवार के दिन पहले जाने वाले बढ़िया कपड़े पहने थे। और अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के वृद्ध व्यक्ति कमरे के पीछे बैठे थे। इसीलिए कि उन्हें भी दुख हो रहा था कि वे स्कूल में ज़्यादा क्यों नहीं आए। हमारे अध्यापक की 40 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए धन्यवाद करने का यह उनका तरीका था और वे अपने उस देश के प्रति भी आदर प्रकट कर रहे थे जो अब वह उनका नहीं था। जब मैं यही सोच रहा था कि मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। अब सुनाने का नंबर आया। मेरा था पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को सुनाने के योग्य बनने के लिए मैं क्या कुछ न देता अगर मैं उन्हें नीचे साफ स्वर में बिना किसी गलती के सुन सकता। परंतु प्रथम शब्दों पर ही मैं भ्रमित हो गया और धड़कते दिल से अपने डेस्क को पकड़े खड़ा रहा। नजरें ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत मुझ में न थी। मैंने सुना कि हैमल मुझसे कह रहा था, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। देखो बात क्या है। परंतु हम स्वयं से कहते हैं, वाह, बड़ा समय के मेरे पास है, मैं इसे कल याद कर लूँगा। और अब तुम देखो हम कहाँ निकल आए हैं। एल्सक के साथ यही बड़ी मुसीबत है। वह एल्सक नगर पढ़ाने का काम के लिए डाल देता है। अब वे बाहर के लोग जो तुमसे मिलेंगे उन्हें यह पूछने का अधिकार होगा, क्या बात है कि तुम अपने फ्रांसीसी कहते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा ना बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। बहुत बातों के लिए हम सबको अपने आप को दोष देना होगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पढ़ाई के लिए अधिक उत्सुक थे। वे तुम्हें किसी खेत या फैक्ट्री में काम पर लगवाना अधिक पसंद करते थे ताकि कुछ और पैसा मिल सके। और मैं दोष मेरा भी है। क्या मैंने भी कभी तुम्हें पाठ पढ़ाने का स्थान पर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाता था, क्या तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था? अब फिर एक बात से दूसरी बात निकली। हैमल फ्रेंच भाषा की बात कर रहा, कहता रहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा होगी और हम कभी इसे नहीं भूलें। क्योंकि जब किसी समाज में गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे उस समाज के लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़ते रहते हैं, तब तक ऐसा है कि मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी है। फिर उसे एक व्याकरण खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। मैं यह देखकर हैरान था कि मैं उसे कितनी अच्छी तरह समझ रहा था। जो भी वह बोल रहा था कितना आसान लग रहा था, कितना आसान लग रहा था, कितना आसान। मैं यही सोचता हूँ कि मैंने कभी इतना ध्यान से सुना नहीं था और यह कि इतने धैर्य से, इतने पेशेंस से उसने हर बात कभी समझाई नहीं थी। कुछ ऐसा लगता था कि वह बेचारा व्यक्ति जानने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें देना चाहता था और एक ही झटके में सारा कुछ हमारे सिरों में भर देना चाहता था। ग्रामर के बाद हमें लिखना सीखना था। उस दिन हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आया था जिन पर सुंदर गोल लिखावट से लिखा हुआ था।
फ्रांस एल्सेक, ये शब्द छोटे छोटे झंडे जैसे लग रहे थे और ऐसी शांति छा गई थी। कागज के ऊपर पेन के रगड़े की आवाज की एक मात्र आवाज थी। एक बार कुछ गौरैले उड़कर अंदर आए, पर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो मछली पकड़ने के हुक ट्रेस कॉपी पर करते रहे, मानो यह भी फ्रेंच की ही हो। छत के ऊपर कबूतर बड़े धीमे स्वर में गुटरगू कर रहे थे और मैंने मन में सोचा, क्या वे इनसे भी जर्मन में गवाएंगे, कबूतरों से भी क्या? जब भी मैं अपनी कॉपी से सिर उठाकर देखा, तब मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी पर अचल बैठे हुए कभी एक तो कभी दूसरी चीज पर टकटकी लगाकर देखते हुए देखा, मानो वे अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे कि छोटे से स्कूल कक्ष में हर वस्तु कैसी लग रही है। जरा सोचो, 40 वर्ष तक वह उसी स्थान पर रह चुका था, बिल्कुल इसी तरह। खिड़की के बाहर उसका बगीचा और उसका क्लास, उसके सामने केवल डेस्क और बेंचें घिसकर चिकनी हो गई थी। बगीचे में लगे अखरोट के वृक्ष अधिक ऊंचे हो गए थे और हाइपरवाइन जिसे उसने खुद रोपा था, खिड़कियों से लिपट कर छत पर आ गई थी। इन सबको छोड़ते हुए उसका दिल कैसे टूटा होगा बेचारा। ऊपर बहन के चलने की आवाज सुनकर जो ट्रंक पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही देश छोड़ना था, परंतु उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने हर पाठ को अंत तक सुना। सुलेख के बाद हमारे इतिहास का पाठ था और फिर शिशु अपना बी बी बो बू बोलकर याद कर रहे थे। कमरे में बिल्कुल बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा पहन कर लिया था और दोनों हाथों में अपनी प्राइमर पकड़े उनसे अक्षर पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। आवेग से भरी उसकी आवाज कांप रही थी और उसको देखना ऐसा मनोरंजक अनुभव था कि हम सभी हंसना और रोना चाह रहे थे। आह, कितनी अच्छी तरह मुझे याद है वो अंतिम पाठ। बिल्कुल तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। इसके बाद धार्मिक पूजा पाठ ठीक उसी क्षण ड्रिल से लौटते हुए पर्शियन लोगों के नगाड़े हमारी खिड़कियों के नीचे बजने लगे। अपनी कुर्सी से बहुत पीला हुआ मिस्टर हेमल उठ खड़ा हुआ। मुझे वह कभी इतना लंबा नहीं लगा था। मेरे मित्रों, वह बोला, मैं पर किसी चीज ने रोके रखा। वह आगे नहीं बोल सका। तब तक वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, एक चाक उठाई और अपनी सारी शक्ति लगाकर जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकता था लिखा, फ्रांस चिरंजीवी हो। तब वह रुका और अपने सिर की दीवार पर झुकते हुए बिना कोई शब्द बोले उसने अपने हाथ से संकेत किया, स्कूल समाप्त हुआ, तुम जा सकते हो। यह था आज इस चैप्टर में द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।